चलो भैया प्रोसीड करते हैं आगे। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बातचीत ये कर लेते हैं कि मार्केट कहते किसे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मार्केट। ठीक है, मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक जगह है वेयर बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे बायर्स भी हैं दैट मीन्स कंज्यूमर जिनकी बनेगी डिमांड, सेलर्स भी हैं जिनकी बनेगी सप्लाई। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जाहिर सी बात है कि वो जो बायर और सेलर होंगे वो किस चीज़ के लिए होंगे, गुड्स और सर्विसेज को ही खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, मीट्स विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं फॉर देयर म्यूचुअल कंसिडरेशन। बायर को क्या चाहिए, गुड्स, सेलर को क्या चाहिए, उसके बने हुए गुड्स का पैसा। ठीक, तो अब बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीट्स विद ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल कंसिडरेशन। अब ये जो प्लेस वर्ड है, ये जो आपका प्लेस वर्ड है, ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है या ट्रेडिशनल डेफिनेशन है मार्केट की। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब मार्केट एक प्लेस नहीं रह गई है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स अगर आप कर रहे हैं, ठीक, तो आप किसी जगह पे विजिट करने जा रहे हो क्या? आप अपने घर पे बैठ रहे हो, मोबाइल फ़ोन उठा रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, XYZ जो भी हैं आप उनका यूज़ कर रहे हो, काम हो जा रहा है। तो मार्केट अब प्लेस से क्या हो गया है, मार्केट अब प्लेस से मैकेनिज्म हो गया है, एक प्रोसेस हो गया है। तो जो आपकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न डिफिनीशन है, वो क्या अब आप लिखोगे, मार्केट एक प्लेस नहीं लिखोगे, अब आप क्या लिखने वाले हो, मार्केट इज अ मैकेनिज्म वेयर बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस प्लेस की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय मैकेनिज्म। मार्केट अब एक मैकेनिज्म हो चुका है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं। अब यानी कि उसका कोई फिजिकल स्पॉट नहीं है। जैसे आप यहां से लोकल मार्केट गए अपने शहर के, वहां से गुड्स खरीद लिए तो ये उसका फिजिकल स्पॉट है, मगर ऑनलाइन मंगा लिए तो उसका कोई फिजिकल स्पॉट है क्या? तो मार्केट अब प्लेस से क्या हो गया है, मैकेनिज्म हो गया है। ठीक है, तो मार्केट में अब कौन कौन आएगा? आपने पढ़ा था, इतने के बाद अब मेरी ज़रूरी बात सुनो, आपने पढ़ा डिमांड, डिमांड किसकी होती है, सिर्फ कंज्यूमर की। फिर आपने पढ़ा प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें प्रोडक्शन, फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई। ठीक, ये पूरा सिस्टम था प्रोड्यूसर बिहेवियर का। कंज्यूमर को क्या चाहिए, हायर गुड्स विद लोअर प्राइसेस। ठीक है, ज़्यादा वो कब खरीदेगा, जब सामान सस्ता हो, कम कीमत हो उस कमोडिटी की। और प्रोड्यूसर बेचेगा कब, जब उसकी कीमत उसको ज़्यादा मिले, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। ठीक है, और डिमांड में क्या था, हायर द डिमांड विद लोअर द प्राइस। तो ये तो दोनों अलग अलग, दो अलग अलग बातें ना। ठीक है, एक नॉर्थ पोल चला गया, एक साउथ पोल चला गया। ठीक है, तो मार्केट, अच्छा मगर मार्केट बननी है, यानी कि मार्केट में प्रोड्यूसर और सेलर दोनों को आपस में मिलना है, तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए सर, थोड़ा हम करेंगे, दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक जगह पे आएंगे जहाँ पे आपके गुड्स की प्राइस डिसाइड होगी। यानी कि प्राइजेस डिसाइड कहाँ होती हैं, प्राइजेस कंज्यूमर डिसाइड करता है? नहीं। प्राइजेस सिर्फ प्रोड्यूसर डिसाइड कर सकता है? नहीं। प्राइजेस दोनों मिल के डिसाइड करते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्राइजेस किसी कमोडिटी की डिसाइड कैसे होती हैं वो भी हम बातचीत करेंगे। ठीक, तो मार्केट हो गई। अब हमारा चैप्टर क्या है, अभी तक तो हम सिर्फ मार्केट की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर्मेट्स कितने हैं, यानी कि मार्केट के आपके टाइप्स कितने हैं। तो मार्केट के टाइप्स कितने हैं हमारे, जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है वो हमको 3 पढ़ना है बेसिकली। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट फिर 2 में डिवाइड होता है। होते तो ये बहुत तरह के हैं, जो तुमको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। एक हो जाता है तुम्हारा मोनोपोली मार्केट और दूसरा हो जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली एक होता है और एक होता है मोनोपोलिस्टिक। तो कॉमन इन जनरल हमको ये, ठीक, अकाउंट्स याद आ रहा है, अकाउंट्स 2 तरह के होते थे, पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल क्लासीफाई होता था रियल और नॉमिनल में। तो कॉमन इन जनरल हम 3 तरह के अकाउंट्स बोलते थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसी तरह मार्केट 2 तरह की होती है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट डिवाइड होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में, और कुछ अदर्स भी होते हैं, उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। तो कॉमन इन जनरल हमको 3 तरह की मार्केट पढ़नी है। द वेरी फर्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, सेकंड वन इज मोनोपोली मार्केट, एंड द थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, यही आज के इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ मार्केट या फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, वो इसी पे होगा। और बीच में समय निकाल के मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में प्राइजेस डिसाइड कैसे होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
क्योंकि प्रोड्यूसर को तो ज़्यादा कीमत चाहिए जो कि कंज्यूमर देगा नहीं, कंज्यूमर को चाहिए सस्ते पे जो कि प्रोड्यूसर नहीं तैयार है। तो कोई एक ऐसी फिनोमिना, कोई एक ऐसी कंडीशन बन रही होगी, कोई एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे उस कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होगी भैया ये 10 ही रुपये में बिकेगा। तो फिर चाहे तुम प्रोड्यूस करो, चाहे तुम करो, चाहे कोई भी करे, सबको इसको 10 ही में ना बेचना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग बेच लेंगे, रेदर देन दैट आपके फीचर्स ना अलग हो। तो जैसे मार्कर पेन की कॉमन प्राइस मार्केट में 25 रुपीज़ है, तो लगभग सारी मार्कर पेन 25 में ही बिकेंगी। या तो कोई एक बहुत स्पेशल तरह का मार्कर आए कि इसमें कभी इंक फिल ही नहीं करनी है या कुछ ऐसा उसका फीचर हो, तो वो आपको 200-400 में बेचो, तो दैट में बी अनदर केस, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। मगर ऑर्डिनरी केस में प्राइजेस डिसाइड होती हैं और उसी प्राइस पे अलग अलग प्रोड्यूसर एक आध रुपये आगे पीछे सब बेचते हैं। ठीक, तो प्राइस डिटर्मिनेशन भी हम पढ़ेंगे, मगर वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट की। सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाते हैं भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सब एक ही है। जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही इसकी मीनिंग है। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स को जान लो, कैरेक्टरिस्टिक्स को जो दिए हुए हैं वो जान लो, और इससे ही आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जानी। कुछ इसमें नया है ही नहीं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है सर? आप जो सबसे पहला लिखा हुआ है, आप इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तुम इसको 2 पॉइंट बना लो। एक लिखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और अगले पॉइंट में लिख दो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यानी कि यहाँ पे जो सामान को खरीदने वालों की जो संख्या है और जो बेचने वालों की संख्या है, दोनों ही, यानी कि यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स भी ज़्यादा होंगे और प्रोड्यूसर्स भी क्या होंगे सर? ज़्यादा होंगे। लार्ज नंबर हैं, ये इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फीचर है। ठीक है, अब दूसरा फीचर जो इसको बाकी मार्केट से अलग बनाता है, और बोर्ड पे वो क्या लिखा हुआ है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी सेलर, ध्यान से सुनो मेरी बात, प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी सेलर, ठीक है, फ्रॉम सेलर 1 2 3 4, 20 सेलर हैं, 20 प्रोड्यूसर हैं, सबके जो प्रोडक्ट होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, हूबहू एक जैसे होंगे। ठीक है, होमोजेनियस मतलब है इक्वल, सेम एंड इक्वल इन शेप, साइज, कलर, वेट। ठीक, हर चीज में वो क्या होगा? एक जैसा ही बिल्कुल होगा। सॉरी, अभी भी शब्द सही नहीं है, एक जैसा नहीं होगा, एक ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, नहीं समझ में आ रही है? अगर मार्कर पेन ये है तो इसका जो शेप, साइज, डिजाइन है, तो ये अगर इस मार्कर को मान लो कि सेलो कंपनी बना रही है और कोई दूसरा है जैसे वो फ्लेयर कंपनी का मार्कर है, ठीक है, तो हर कंपनी को इसी डिज़ाइन, शेप, मतलब जो भी कलर है, व्हाटएवर XYZ है, जैसे ये रेड है, ये ब्लैक है, तो भाई ब्लैक है तो उसमें ब्लैक इंक पड़ेगी, मगर डिज़ाइन उसका सब कुछ एक जैसा ही आपको बनाना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, मतलब सब चीज़ क्या होनी है उसमें? आपकी कॉपी पेस्ट होनी है, एक जैसा। तो आप ये मुझे बताइए कि क्या इस तरह का मार्केट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है? आपने कहीं ऐसा मार्केट देखा है कि डिट्टो एक ही तरह की चीज़ें, जैसे आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, आप संदीप गर्ग की बुक पढ़ रहे हैं, तो जो संदीप गर्ग में है उससे मिलता जुलता कंटेंट दूसरे पब्लिकेशन में, वीके ओरी में होगा, उससे मिलता जुलता किसी और पब्लिकेशन में मिलेगा ना। ठीक है, राधा बहुगुणा में मिलेगा, या उससे मिलता जुलता कंटेंट आपको मिलेगा NCERT में ना। ठीक है, या डिट्टो सेम वही लाइन, वही फंट, ठीक है, वही कलर, सब कुछ एक जैसा मिल जाएगा क्या? सारे क्वेश्चंस भी डिट्टो कॉपीड वही मिलेंगे क्या? ये पॉसिबल है क्या? होमोजेनियस का मतलब यही है कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो जब सब कुछ, यानी कि अब इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, इकलौता इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे रह के अपने को मालूम पड़ गया कि यही सामान बनाना ही है, डिज़ाइन ही उसकी यही रखनी है, डिज़ाइन कॉपीड है, यही डिज़ाइन रखनी है। तो जब यही रखनी है तो मैं यहाँ बनाऊँ, थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर बाद तुम बनाओ, 2 किलोमीटर नॉर्थ में कोई दूसरा बनाए, ईस्ट में कोई और बनाए, 5 किलोमीटर वेस्ट में कोई और बनाए, कोई फ़र्क पड़ना है क्या? इसी से इसका तीसरा आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। प्रोड्यूसर्स के लिए एंट्री और एग्जिट की पूरी फ्रीडम होती है। आप जब मन करिए आइए इस तरह के मार्केट में, प्रोड्यूसर बनिए, सामान बनाइए, बेचिए, जब मन करे आप तब इस मार्केट को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस के सिचुएशन आनी ही नहीं है। भाई जो प्रोडक्ट मेरा है वही प्रोडक्ट आपका है, वही इनका है, सब कुछ।
कॉमन और सेम प्रोडक्ट है तो कोई अंतर है? तो मैं 10 में बेचूंगा तो आपको भी कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि हम सबको कितने में बेचना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। होमोजीनियस, अच्छा गुड्स जो होते हैं ना वो होमोजीनियस हो सकते हैं एक बार के लिए, सर्विसेज तो कभी होमोजीनियस नहीं हो सकती। ठीक, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, डिट्टो कॉपी पेस्ट वही वर्ड अगली बार आपको मेरे नहीं मिलेंगे। अगली बार अगर मैं सप्लाई या मार्केट पढ़ाऊँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मेरी सर्विसेज दूसरे टीचर की सर्विसेज से वेरी कर सकती हैं। ठीक है, कोई टीचर हो सकता है कि मुझसे बढ़िया पढ़ा रहा हो, कोई टीचर मुझसे बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, मगर सर्विसेज कॉपी पेस्ट एक जैसी हो सकती हैं क्या? एकदम इक्वल सर्विस हो सकती है क्या सबकी? स्केल पे आप मेज़र करिए तो सर्विसेज जो हैं वो डेविएट करेंगी, गुड्स के एक होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, इसीलिए जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है, बोर्ड पे देखते रहो, जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो इसलिए बायर्स और सेलर्स दोनों को ही मार्केट की क्या होगी, पूरी खबर होगी, परफेक्ट नॉलेज होगी, पूरी खबर हमको होगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही होमोजीनियस है। मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वही आप बना रहे हैं, वही आप बना रहे हैं, सब वही बना रहे हैं। ठीक है, तो बीइंग एज अ सेलर भी मुझे पूरी नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई चेंज लाना ही नहीं है, और जो सेलर है जो बायर है उसको भी पूरी नॉलेज है, यानी कि चाहे मैं सेलर हूँ तो भी मुझे मालूम है क्या करना है, जो बायर है उसे भी मालूम है। यानी कि क्या इस बात की कोई श्योरिटी है क्या कि बायर मुझी से खरीदने हर बार आएगा? उसको मालूम है ना कि जो प्रोडक्ट इनके यहाँ मिल रहा है वही तो उसके यहाँ भी मिल रहा है, कोई अंतर ही नहीं है प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है तो वो मेरे यहाँ आए चाहे उनके यहाँ आए, मेरे यहाँ आके भी वो 10 ही रुपये देगा, उनके यहाँ भी जाके वो 10 रुपये ही देगा, तो कोई सेहत पे फ़र्क पड़ना है क्या? बिल्कुल नहीं सर। ठीक, अच्छा जितनी अभी तक सिचुएशन बताया हूँ, आप ये सिचुएशन एनालाइज करके देखो कि आज तक ऐसी कोई मार्केट देखे हो क्या? चाय वाले भी अगर आपके सोसाइटी में, हमारे शहर में अगर 100 चाय वाले भी हैं तो सबकी चाय की क्वालिटी भी वेरी करेगी, होमोजीनियस तो नहीं। हाँ, जो उसमें इनपुट पड़ रहा होगा वो होमोजीनियस हो सकता है कि चाय पत्ती पड़ेगी, चीनी पड़ेगी, अदरक पड़ेगा, दूध पड़ेगा, पानी पड़ेगा। ठीक है, मगर डिट्टो वही क्वालिटी सबके यहाँ मिल रही है क्या? सबके यहाँ वही क्वालिटी मिलती है, तो किसी के यहाँ ज़्यादा भीड़, किसी के यहाँ कम भीड़ होती क्या? ठीक, सेम विद योर एजुकेशन। ठीक, अगर हर स्कूल में एक जैसी एजुकेशन फैसिलिटी मिले तो फिर हर स्कूल में एक जैसे बच्चे होने चाहिए ना? हाँ, नहीं होने चाहिए क्या? कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं, कहीं से बच्चे टॉपर्स निकल रहे हैं, कहीं से नहीं निकल रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है। किसी में हम नाम सुन के ही जा रहे हैं कि यार फलां स्कूल बहुत बढ़िया है तो फलां स्कूल में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सब्जेक्ट की फैकल्टी या ये प्रॉपर पूरी स्ट्रीम जो है वो बहुत बढ़िया जा रही है। ऐसा होता है ना? यानी कि होमोजीनियस होना कभी भी पॉसिबल है क्या? सर्विसेज क्या है पीछे, सर्विसेज के फील्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेसिकली लेबर, ये क्या होते हैं? पूरी तरह से मोबाइल होते हैं, परफेक्ट मोबाइल, पूरी तरह से मूवेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेबर हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर ले लो, अगर मैं लेबर हूँ तो मुझे मालूम है ना कि बॉस 1 के यहाँ भी वही काम करना है जो बॉस 2 के यहाँ करना है। ठीक है, बॉस 1 के यहाँ भी काम करने का पैटर्न सिनेरियो वही है जो बॉस 2 के यहाँ है, वही बॉस 3 के यहाँ है, वही बॉस 4 के यहाँ है। ठीक, ये कुछ ऐसा नहीं ना है जो काट लेगा। ठीक है, हाँ समस्या है। ठीक है, मधुमक्खी है, कोई बात नहीं, छोड़ो इधर देखो। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो पूरी तरह से क्या होंगे? मोबाइल होंगे, मूवेबल होंगे। ठीक है भाई, बॉस 1 के यहाँ भी वही काम करना है, वही पैटर्न बनाना है, वही डिज़ाइन बनानी है, वही सामान बनाना है, उतना ही यूनिट बनाना है। बॉस 2 के यहाँ भी सब कुछ वही है। भाई जब सामान ही एक बनना है तो चाहे तुम्हारे यहाँ बने, चाहे तुम्हारे यहाँ, चाहे तुम्हारे यहाँ, चाहे तुम्हारे यहाँ, किसी के यहाँ ही बनाए, रिजल्ट मेरा वही आना है, आउटकम मेरा वही आना है। ठीक, तो ये बताओ, तो इस हिसाब से बॉस 1 के यहाँ से जो मुझे सैलरी मिलेगी वही तो बॉस 2 के यहाँ से भी मिलेगी ना? या ऐसा तो हो नहीं ना सकता कि बॉस 1 जो है वो मुझे ज़्यादा देने लगे, बॉस 2 कम देने लगे। ये भी तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बॉस 2 कम देगा, उसके यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर हैं वो उठ के दूसरों के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सबके यहाँ ऐसा होता कि इनके यहाँ ज़्यादा काम होता, इनके यहाँ कम काम करना होता। तो ठीक है, थोड़ी कम सैलरी भी मिल रही है तो मैं मैनेज कर लूँगा। काम हर जगह एक है, प्रोडक्ट एक ही बनाना है, सब कुछ एक है, तो आप भैया कम पैसा देंगे तो हम आपके यहाँ क्यों रहेंगे क्या? और दूसरी बात, सर बॉस 1 ज़्यादा सैलरी दे सकता है ना? बॉस 1 भी नहीं ज़्यादा सैलरी दे सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज मार्जिन होता है कॉस्ट और प्राइस में। इसको बनने में अगर इसकी प्राइस 20 रुपीज़ है तो इसको बनने में ना 18 रुपीज़ ही लग रहा होगा, 19 ही लग रहा होगा।
ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट भी कमा लेंगे, ऐसा नहीं कि ये 12 रुपये का सामान आप 20 रुपये में बेच लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है भैया। इसको बनने में 18 रुपीज़ कॉस्ट आ रही होगी, तब आप इसको 20 में बेच पा रहे होंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन हम जब पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर होगी। इसी वजह से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें इंकर्ड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर ऑल ओवर इंडिया मिल सकते हैं, ऑल ओवर ग्लोब मिल सकते हैं, ठीक। तो मुझे अपना सामान जो मैं अपने शहर में मऊ में बना रहा हूँ, इसकी क्या गारंटी है कि मैं ये अपना सामान ज़बरदस्ती भेजूँ? मैं यूपी में बना रहा हूँ तो इसको मैं केरल तक भेजूँ क्या? केरल में भी तो यही सामान बनाने वाले सैकड़ों प्रोड्यूसर होंगे ना। मेरा सामान कोई यूनिक नहीं ना है, यूनिक होता तो होमोजीनियस नहीं होता, सिंगल प्रोडक्ट होता, यूनिक प्रोडक्ट होता तो होमोजीनियस नहीं हो सकता है। अगर होमोजीनियस है तो जैसा मेरे यहाँ बन रहा है वैसा ही केरला में भी बनेगा, वैसा ही तमिलनाडु में बनेगा, वैसा ही वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, वैसा ही दिल्ली में मिल जाएगा। तो अपने सामान को हमको कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बाहर भेजेंगे तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, ठीक, कीमत उसकी हर जगह एक ही मिलनी है। तो हम इसीलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को लगाते ही नहीं हैं। हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम इसका अलग से एडवर्टीजमेंट पे खर्च करें, अलग से हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करें। ऐसा कोई प्रोड्यूसर करना चाहेगा क्या? कभी नहीं। अब सबसे ज़रूरी फ्रेज, इसको देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला हूँ, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइज, क्या लिखा हुआ है? एंड नॉट अ प्राइज मेकर। आप जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, अगर आप फर्म हैं, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन के सेलर हैं, तो आप सिर्फ प्राइजेज मार्केट से ले सकते हैं जो मार्केट ने डिसाइड किया है। आप अपने मन से प्राइजेज नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक, क्योंकि सबको एक ही प्रोडक्ट बनाना है ना। तो अगर डिसाइड हो गया है, पूरी मार्केट ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि ये 10 रुपये में बिकेगा, तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो 9.5 में बेचूंगा या 9.8 में बेचूंगा। नहीं, मैं बड़े आदमी हूँ, मैं 11 में बेचूंगा। दोनों ही में लॉस है तुम्हारा। 11 में बेचोगे तो कोई ख़रीदने नहीं आएगा, और 9.8 में बेचोगे तो जो मिनिमम प्रॉफिट भी होना है ना, उससे भी हाथ धो बैठोगे, ठीक। तो इसीलिए आप क्या होते हैं यहाँ पे? प्राइस टेकर। आप प्राइस खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, जो डेस्टिनी डिसाइड करके दे दे, आपकी जो मार्केट डिसाइड करके दे दे, वही प्राइस पे लेके सबको चलना है। अब जब सबको चलना है तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट तो है ही। जब सबको चलना है तो परफेक्ट नॉलेज सबको होनी ही होनी है। जब सबको चलना है तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना ही है, क्योंकि भाई सबको एक ही अमाउंट तय करना है ना। तो आप भी तो अपने लेबर को उतना ही पैसा दोगे ना, जितना बॉस 2 देंगे, जितना प्रोड्यूसर 2 देगा, उतना ही तो प्रोड्यूसर 4 भी देगा ना। ऐसा नहीं ना है। जब कीमत डिसाइड होगी कि ये 10 रुपये में बिकना है, तो जो आप लेबर को दोगे वही आप भी दोगे, वही आप भी दोगे, सब वही करने हैं, ठीक। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात समझ में आई। अब मेरे पास जगह नहीं है, एक लाइन इसमें और लिखो, आगे बढ़ाओ जो मैं बोल रहा हूं। दिस टाइप ऑफ मार्केट कैन नेवर एग्जिस्ट, दिस टाइप ऑफ मार्केट कैन नेवर एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में इस तरह की मार्केट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। शॉर्ट रन में इस तरह की मार्केट अराइज हो सकती है कभी कभार, जैसे सब्जी मंडी, इसका कुछ लोग एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभार कुछ समय के लिए इस तरह की मार्केट अराइज हो सकती है, मगर लॉन्ग रन में लंबे समय तक के लिए इस तरह की मार्केट का एग्जिस्टेंस कभी पॉसिबल हो सकता है। तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो, अगर हो सकता है इस तरह की कोई मार्केट का एग्जांपल मिले लॉन्ग रन में, तो मुझे भी बताना, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी ये एकदम ओपन सेशन रहेगा, वो कमेंट बॉक्स में आराम से बता लेंगे, ठीक है। मगर इस तरह की मार्केट, जितना मैं पढ़ा लिखा हुआ हूँ, इस तरह की मार्केट कभी कहीं आपको मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। देखो भैया, लास्ट वाला फ्रेज याद है ना, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। प्राइस मेक वो नहीं कर सकते, खुद से वो प्राइसेस नहीं डिसाइड कर सकते। प्राइसेस डिसाइड कौन करता है? कोई और डिसाइड करता है। अब यहाँ पे देखो, हाउ डू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिसाइडेड इन मार्केट। मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं सर? आंसर लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज से डिसाइड होती है। अरे ये क्या चीज़ आ गई, ठीक है। व्हाट आर मार्केट फोर्सेज? मार्केट फोर्सेज क्या होते हैं? फोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बस फोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड, और नहीं है, यानी कि दोनों ही बातें हैं, फोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड फोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि अब वापस से पुराने वाले फ्रेज पे आते हैं, अ फर्म अंडर
perfect competition is a prize taker, not a prize maker, because prices are decided by market forces. That means prices are decided by forces of law of demand and law of supply. अब याद कर लो भैया, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों में एक कॉमन फ्रेज था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहां से अब मैं लिखना शुरू करता हूं. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में कॉमन चीज क्या थी? प्राइस थी. यानी कि यहां पे हम प्राइस लिख लेते हैं और यहां पे हम डिमांड लिख लेते हैं और यहां पे हम सप्लाई लिख लेते हैं. यही चीज थी ना. अब बोर्ड पे देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस से डिमांड का क्या रिलेशन है और प्राइस से ही सप्लाई का क्या रिलेशन है. अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है. तो व्हेन योर प्राइस increases, demand will decrease but supply will increase, and when your price decreases, demand will increase but supply will decrease. भैया ये तो इन दोनों के बीच में आपको खेला नजर आ रहा होगा. ठीक, ये है बात. क्लियर हो गई? इसको बस मैं इतने फ्रेज को मिटाऊंगा और यहीं पे अब मैं आपको प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं वो बना के दिखाऊंगा. देखो, ओरिजिन एक्स एक्सिस, चाहे डिमांड पड़े हो चाहे सप्लाई, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखे हो, वाई एक्सिस चाहे डिमांड पड़े हो चाहे सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस लिखे हो. अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड का कर्व कैसे बनता है? स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट बनता है. ये डी डी सही कर्व है. लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग सप्लाई का कर्व कैसे बनता है? स्लोप्स अपवर्ड टू राइट, एस एस बनता है. बोर्ड पे देखो और मुझे जवाब दो. अब डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस जगह पे, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस डिसाइड होगी पी. ठीक है, यही प्राइस क्या होगी? मार्केट की प्राइस हो गई आपके कमोडिटी की. ठीक, और एक प्रोड्यूसर हो या एक कंज्यूमर हो, दोनों ही कितना खरीद या बेचने को तैयार होंगे पी प्राइस पे. पी प्राइस पे आप कितना खरीदने या कितना बेचने को तैयार होंगे? क्यू यूनिट. ठीक, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप खरीदेंगे कितना? कितना खरीदोगे? क्यू यूनिट. और अगर आप प्रोड्यूसर हो तो पी प्राइस पे आप बेचने को कितना तैयार होगे? क्यू यूनिट. ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम. और ये जो प्राइस होती है पी, इस पी प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. और ये जो क्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यही वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पे, और यही वो प्राइस है जिस प्राइस पी पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों तैयार हो गए हैं, अग्री कर गए हैं, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उतना ही खरीदने बेचने को तैयार हैं विद सेम प्राइस पी. क्लियर हो गई बात? तो अब प्राइस मार्केट में पी डिसाइड हो गई. अब पी प्राइस डिसाइड हो गई तो चाहे प्रोड्यूसर 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे इनफाइनाइट रहे, वॉट एवर प्रोड्यूसर रहे, सबको किस प्राइस पे अपना सामान बेचना है? पी प्राइस पे बेचना है सबको. सबको किस प्राइस पे अपना सामान बेचना है? पी प्राइस पे. ये बात क्लियर है? ठीक, और आप मैक्सिमम बेच कितना सकते हैं? सब क्यू बेचेंगे. बीइंग एज अ प्रोड्यूसर आप क्यू से ज़्यादा बेचना चाहोगे क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ज़्यादा बेचोगे तो आपको प्राइस ज़्यादा चाहिए और उतना प्राइस कंज्यूमर अफोर्ड करने वाला नहीं है. ठीक, आप कम बेचोगे तो फ़ायदा कमा पाओगे क्या? आप कम बेचोगे तो अब कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहेगा, वो आपके लिए नुकसान है क्योंकि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी लग रहे हैं, कॉस्ट आपकी इंकर्ड हो रही है. ये बात क्लियर हो गई? ठीक, इसको नोट कर लो. तो पहला जो पार्ट है आपका, अब याद कर लो. अच्छा, इसको नोट करो, उसके बाद मैं 1 मिनट और समझ लूंगा, फिर मैं बताता हूं. नोट हो गया? देखो, ये आपका मार्केट से प्राइस डिसाइड हो गया, ये आपका प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया. हो गया? प्राइस डिटर्मिनेशन आपका हो गया किस मार्केट में? अंडर
परफेक्ट कंपटीशन में, ये ग्राफ 1 जो है कैसे हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड ये थी, सप्लाई ये थी, जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट किए वो आपकी प्राइस मार्केट में डिसाइड हो गई कि पी प्राइस रहेगी। अब आप परफेक्ट कंपटीशन के प्रोड्यूसर हैं तो आपको किस पे बेचना है, पी प्राइस पे बेचना है। पी को हम मान लेते हैं ₹10, पी को हम मान लेते हैं ₹10 पे, यानी कि आपको कितने में अपना सामान बेचना है, 10 पे। अब चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे 2 बेचो, चाहे 10 बेचो, चाहे 100 बेचो, चाहे 1000 बेचो, आपको कितने पे पर यूनिट बेचना है, 10 पे। रेवेन्यू चैप्टर याद है आपका, जो टोटल रेवेन्यू होगा, टीआर वाली ये लाइन याद है आपका, टीआर की लाइन जो थी वो, सॉरी टीआर कह रहा हूं यार, एआर की लाइन, एवरेज रेवेन्यू जो है आपका, वो एवरेज रेवेन्यू की लाइन यही थी। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू अगर आप 10 यूनिट बेचोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 रुपीज़ कमाओगे, एआर निकलेगा 10। 1000 यूनिट बेचोगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10,000, और फिर डिवाइड करोगे तो एआर तब भी 10 आएगा। यानी कि एआर की लाइन आपकी यही बनी हुई थी एवरेज रेवेन्यू की। रेवेन्यू चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी है ना, और तभी तो हम कह रहे थे ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, उस दिन मैंने ये बात बता के छोड़ दी थी कि P = AR = MR क्यों होता है। और ये बोला था ना कि जब हम मार्केट पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। आज समझ में आ गई। यानी कि आप ₹10 पे आप मत बेचो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट बेचो तो भी आपको 10 के हिसाब से लेना है पर यूनिट, 2 बेचो, 10 बेचो, 20 बेचो, 100 बेचो, 1000 बेचो, आपको लेना कितना है, 10 के ही हिसाब से। एवरेज रेवेन्यू आपका क्या आना है। इसीलिए रेवेन्यू चैप्टर में भी मैंने बता दिया था कि AR को ही P कहते हैं, P को ही AR कहते हैं, यानी कि AR = P, P = AR। बात जस्टिफाई हो गई यहाँ पे। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और रेवेन्यू का जो पूरा मैटर है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्किंग डे पे मोनोपोली के ऊपर और मोनोपोलिस्टिक के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, इसके बाद हम खत्म करते हैं यहाँ पे।